नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण भूगोल के विशेष क्षेत्र। इससे पहले हमने पर्यावरण भूगोल किसे कहते हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। आप नहीं देखा है वीडियो तो जरूर देखें। पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत अगर विषय क्षेत्र की बात करें तो विशेष क्षेत्र का एक सामान्य सा जो अर्थ होता है कि वहाँ इस विषय के अंतर्गत हम कौन कौन से तथ्यों या कौन कौन सी बातों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ अगर बेसिकली अगर कहें कि हमें कुछ भी नहीं पता है तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो विषय वस्तु पर्यावरण की है और जो विषय वस्तु भूगोल की है उन दोनों की विषय वस्तु को आपस में कनेक्ट कर लीजिए तो वह आपकी पर्यावरण भूगोल की विषय वस्तु बन जाएगा। तो जैसे जैसे कह सकते हैं कि अगर हम विकास करते हैं तो पर्यावरण भूगोल का जो विशेष क्षेत्र है उसके अंतर्गत अगर देखें तो पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत हम केवल हमारे जितने भी जो संसाधन हैं, हमारे रिसोर्सेज है, उनके बारे में हम अध्ययन किया करते थे। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान के अंतर्गत इस विषय के अंतर्गत संपूर्ण हमारा जो जीव मंडल है उस जीव मंडल के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर हम कहें तो पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत हम प्राकृतिक पर्यावरण यानी पर्यावरण जो है, पर्यावरण भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक और एक होता है सांस्कृतिक। सांस्कृतिक पर्यावरण तो पर्यावरण का वह रूप है जो मानव ने निर्मित किया है, वह कहलाता है सांस्कृतिक पर्यावरण। और जो प्रकृति ने तय बनाया है या हमारा जो वातावरण है उसके द्वारा निर्मित जो पर्यावरण है उसके अंदर हम उसे प्राकृतिक पर्यावरण के नाम से जानेंगे। तो बात करते हैं कि हम इसके अंतर्गत, जैसे कि अगर हम बात करें कि पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत मुख्य रूप से हम क्या करते हैं, हम मानव एवं दूसरा जो है वह है पर्यावरण, मानव एवं पर्यावरण के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो इसी प्रकार से मानव ने कौन सा वातावरण बनाया, वो बनाया है सांस्कृतिक वातावरण और पर्यावरण ने बनाया है प्राकृतिक वातावरण। इन दोनों के बीच में जो अन्योन्य क्रिया चलती है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दोनों एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं तथा इन दोनों के बीच में जो क्रियाएं चलती है उससे एक सिस्टम तैयार होता है जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम की बात करते हैं। इकोसिस्टम के साथ साथ हम बात करते हैं उन तथ्यों की कि इस इकोसिस्टम को अगर चलाएंगे तो चलाने के समय कुछ समस्या भी हमारे सामने आएगी, तो इन समस्याओं की भी हम बात करते हैं। यानी बेसिकली अगर कहें तो पर्यावरण भूगोल का जो विशेष क्षेत्र क्या है, तो मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत हम उस इकोसिस्टम की बात करते हैं जिसका एक अभिन्न अंग जो है वो मानव होता है। इसके अंतर्गत हम एक पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जैव भू रसायन चक्रों की बात करते हैं, जियोबायोसाइकिल्स की बात करते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में किस प्रकार से ऊर्जा का जो प्रवाह चलता है, एनर्जी फ्लो चलता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम, उनकी बात करता है। किस प्रकार से एक इकोसिस्टम लगातार चलता रहता है, उसकी जो स्थिरता बनी रहती है और उसकी उत्पादकता भी बनी रहती है। तो ये कई ऐसे तथ्य हैं उसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे तथ्य हैं जैसे कि कोई जीव जंतु का किस प्रकार से उद्भव होता है, कैसे उसका विसरण यानी उसका फैलाव डिस्पर्सल होता है, कैसे वह प्रजाति विलोपन एक्सटिंक्शंस की ओर चली जाती है। तो विभिन्न प्रकार के बायोम्स का भी अध्ययन करते हैं, संसाधनों का भी अध्ययन करते हैं। हम पर्यावरण चेतना और अवबोध की बात करते हैं तथा पर्यावरण की गुणवत्ता और उसकी इफेक्टिवनेस के बारे में हम बात करते हैं। तो ये पूरे के पूरे मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं। चलिए एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो हमारा जो स्थल मंडल है, हमारा जल मंडल है और जो हमारा वायुमंडल है, उससे निर्मित हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक मोटी परत पाई जाती है जहां पर सभी प्रकार के जीव और सभी प्रकार के जो मानव हैं वो जीवित रहते हैं और पोषण भी प्राप्त करते हैं। उसे तो हम कहते हैं जीव मंडल। अब इस जीव मंडल में हम बिना किसी रक्षक साधन के सभी जो जीव होते हैं वह आराम से अपना जीवन
व्यतीत करते हैं। तो ये जो हमारा जो जीव मंडल है ये बहुत बड़े स्तर का एक भू पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी जियो इकोसिस्टम है, जो कि पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत इसकी मूलभूत इकाई है। मूलभूत इकाई यानी सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत अगर विशेष क्षेत्र की बात करें तो हम इसके अंतर्गत उस जीव मंडल की बात करते हैं जिस जीव मंडल के अंतर्गत बिना किसी समस्याओं के मनुष्य जो है जीवन करता है। बिना किसी समस्याओं का अर्थ ये नहीं है कि यहाँ पर कोई समस्या नहीं आती है, समस्याएं आती हैं, लेकिन समस्याओं के साथ साथ हमें समाधान भी प्राप्त होते हैं। तो अगर हम पर्यावरण भूगोल के उद्देश्य की बात करते हैं तो पर्यावरण भूगोल का मुख्य जो उद्देश्य ये होता है कि प्राकृतिक जो पर्यावरण है हमारा, वहां पर उसके संगठक का अर्थ होता है इसके जो कंपोनेंट्स है, इसके जो कंपोनेंट्स है उन कंपोनेंट्स का, अब कंपोनेंट्स में बात आती है कि भाई कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कुछ बायोटिक होते हैं और कुछ जो होते हैं अबायोटिक होते हैं। तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका हम अलग अलग भी अध्ययन करते हैं तथा इनको साथ में मिलाकर भी अध्ययन करना जो इसका उद्देश्य रहता है। ये जो कंपोनेंट्स है ये हमारा जो पर्यावरण है जिसे भौतिक पर्यावरण कहते हैं, जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, तथा हमारे जो जैविक प्रक्रम जो हमारे जीव जंतु हैं के माध्यम से विभिन्न जो स्तर जो संलग्न जो स्तर जो पाए जाते हैं उसमें इनकी क्या भूमिका रहती है के बारे में अध्ययन करता है, तथा साथ ही साथ इसमें मानव तथा पर्यावरण के बीच पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के संबंधों, अंतर संबंधों के विभिन्न पक्षों का हम अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से मानव अपने इन्वायरमेंट से इंटैक्ट होता है, कौन कौन से उसमें चेंज लाता है, जो डिग्रेशंस लाते हैं उन डिग्रेशंस के क्या प्रभाव रहते हैं और इन प्रभावों को या इन समस्याओं को हम किस प्रकार से जानते हैं, कैसे इन्हें दूर किया जा सकता है, एवरीथिंग इसके बारे में जो भी होता है के बारे में अध्ययन करना पर्यावरण भूगोल का उद्देश्य होता है। विषय क्षेत्र की बात करते हैं तो एक ही चार्ट के माध्यम से ये सविंदर सिंह जी की किताब से पूरा का पूरा आपके मटेरियल लिया गया है, वन ऑफ द ऑथेंटिक बुक मानी जाती है। तो पर्यावरण जो भूगोल है उसके अंतर्गत हम किस बारे में अध्ययन करते हैं, तो वन बाय वन यहाँ पर देख सकते हैं कि हम इसके अंतर्गत भू पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं। अब भू पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है वो नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे। भू पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करता है, यानी एक अध्ययन इकाई के रूप में जो हमारा जो इकोसिस्टम है उसके अध्ययन करते हैं। जो इकोसिस्टम है उसकी क्रियाशीलता की बात करते हैं, उसमें ऊर्जा और विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं वो किस प्रकार से चलते हैं और इन पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता किस प्रकार से बनी रहती है। इसको हम इस प्रकार से समझे कि एक जो इकोसिस्टम है, अब सिस्टम लगातार चलेगा तो इसके लिए जरूरी है कि उसके जितने भी जो तत्व हैं वो बराबर काम करें, यानी मशीन के सभी पुर्जे अगर बराबर काम करेंगे तो इकोसिस्टम चलेगा। तो इकोसिस्टम चलने के लिए विभिन्न स्तर होते हैं, स्तर 1, 2, 3 इस प्रकार से समझे तो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है कि एक से ऊर्जा अगर 2 के पास नहीं जाएगी, 2 से ऊर्जा अगर 3 के पास नहीं जाएगी तो सिस्टम कार्य नहीं करेगा। तो ये जो इसकी एक्टिवनेस जो है वो लगातार बनती रहती है। तो इकोसिस्टम का जो फंक्शन है उसके बारे में हम इस पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसके अलावा एक इकोसिस्टम में कालिक परिवर्तन का अर्थ होता है कि जो पौधे हैं या जो जंतु हैं वो किस प्रकार से जन्म लेते हैं और कैसे एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में उनका जो स्पेशल जो इकोलॉजिकल जो चेंजेस होता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। उनके हम कालिक पारिस्थितिकी टेम्परल इकोलॉजिकल चेंजेस की बात इसके अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा तीसरा जो इसका जो क्षेत्र है वह है स्थानिक पारिस्थितिकीय परिवर्तन, यानी पौधों और जंतुओं का वितरण, यानी एक इकोसिस्टम के अंतर्गत कई प्रकार के पौधे और कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं, लेकिन इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से पाया जाता है, किस यानी जो पौधे हैं वो जंतु हैं वो किस प्रकार से उनका ओरिजिन होता है, किस प्रकार से वो डिस्पर्सल यानी उनका फैलाव होता है, विश्व के अलग अलग भागों में वो फैलते हैं, फिर कैसे एक जो जीव होता है वो विलोपन यानी वो नष्ट हो जाते हैं। तो इनका जो हम स्थानिक वितरण है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो जीव मंडल है हमारा, तो इस जीव मंडल में कई जीवोम पाए जाते हैं जिसे बायोम कहा जाता है, उन बायोम का हम अध्ययन यहाँ पर करते हैं। 5वें नंबर पर हम बात करते हैं कि विभिन्न भूमंडलीय जो पर्यावरणीय समस्याएं होती हैं उनके बारे में, यानी मनुष्य और
उसका जो पर्यावरण है उनके बीच में, यानी मैन एंड उसका जो इन्वायरमेंट है उसकी जो प्रोसेसिंग होती है उसके अंतर्गत कई प्रकार की समस्याएं जन्म लेती है। और इन समस्याओं को न केवल उसके कारणों को जानना, उसके विकास को समझना तथा उसे रोकने के विभिन्न उपायों के भी बारे में बात की जाती है। इसके अलावा पर्यावरणीय प्रकोप और जो आपदाएं हैं यानी भूमंडलीय जो समस्याएं आती हैं उन भूमंडलीय समस्याओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन प्रॉब्लम्स को रीड करना, उनके बारे में जानना और उनको दूर करने का प्रयास करना। जैसे कि हम बात करें कि जो ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, ताप में वृद्धि हो रही है, तो ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, तो इसका क्या सलूशन होता हुआ है ये हम एक स्थानिक स्तर पर पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत देखते हैं। 7 नंबर पर है पर्यावरण तथा मानव के प्रक्रम, यानी मैन और उसका जो इन्वायरमेंट है उसके बीच में किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। पर्यावरण अवनयन को समझते हैं और उसको दूर करने के प्रयास करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके साथ साथ हम पर्यावरण अवनयन प्रदूषण के बारे में बात करते हैं, या इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन और जो पोल्यूशन है उसके बारे में यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। और लास्ट जो है वह है हमारा इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, यानी इसके अंतर्गत हम पर्यावरण के प्रबंधन की बात करते हैं कि किस प्रकार से इस पर्यावरण का प्रबंधन किया जा सकता है, कैसे लोगों में जन चेतना लागू की जा सकती है, कैसे उनको अपने पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाया जा सकता है। ऐसे ही कुछ मुद्दों की जो बात है वह इसके अंतर्गत की जाती है। यानी पर्यावरण की गुणवत्ता, उसके प्रभाव का हम आकलन करते हैं और उसे लगातार उसकी गुणवत्ता बनी रहे उसके लिए प्रयास करते हैं। तो ये बेसिकली पूरी की पूरी विषय वस्तु पर्यावरण भूगोल की रहती है। अब चलिए एक एक करके सभी का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भू पारिस्थितिकी तंत्र। अब भू पारिस्थितिकी तंत्र यानी बेसिकली ये है हमारा इकोसिस्टम है, यानी अगर हम एक पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो इसका अर्थ होता है हमारा इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के अंतर्गत कई तत्व, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम का अर्थ होता है कि उसके जितने भी जो कंपोनेंट्स हैं वो बराबर तरीके से वर्क करें, और जब वो तीन सभी वर्क करते हैं, जैसे कि फैन की बात करते हैं तो फैन को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग भी होना जरूरी है, उसकी बेयरिंग्स भी सही होने चाहिए, उसके अंतर्गत कह सकते हैं कि जो जो ब्लेड्स है वो भी वर्क करने चाहिए। तो एक सिस्टम है, अगर ब्लेड वर्क नहीं करते हैं तो पंखा कुछ काम का नहीं, वायरिंग सही नहीं है तो भी पंखा कुछ काम का नहीं, यानी उसका जो मूल उद्देश्य है वो पूरी, यानी उसकी गुणवत्ता में कमी कहीं न कहीं देखने को मिले। तो एक इकोसिस्टम के अंतर्गत हम इस इकोसिस्टम के बारे में पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, और इसके लिए ये एक आधारभूत इकाई है, यानी जो पारिस्थितिकी की जो इकाई है उसको माना जाता है। और इसके अंतर्गत हम किन किन बातों का अध्ययन करते हैं, इसके अंतर्गत सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो हमारा इकोसिस्टम है उसका अर्थ क्या है। ये हम पहले ही इकोसिस्टम को हम पढ़ेंगे, पर्यावरण भूगोल के बारे में पढ़ा। तो एक इकोसिस्टम क्या है और एक इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो उन कंपोनेंट्स को हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं कि बायोटिक, अबायोटिक कंपोनेंट्स और डीकम्पोजर्स होते हैं। तो एक साइक्लिक प्रोसेस जो है वो लगातार चलती रहती है और उससे वह सिस्टम लगातार चलता है जैसे कि कोई मशीन चलती है। तो उस पारिस्थितिकी तंत्र की क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में पर्यावरण भूगोल में अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार कितने प्रकार के, देखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है पूरे विश्व का भी हो सकता है। एक पेड़ का पारिस्थितिकी तंत्र अलग होता है, एक पत्ती का पारिस्थितिकी तंत्र अलग होता है, और एक जड़ जो होती है उसका भी एक पारिस्थितिकी तंत्र अलग होता है। तालाब का अलग पारिस्थितिकी तंत्र होता है, एक सागर का पारिस्थितिकी तंत्र अलग होता है। तो हर एक प्रकार का जो जीवोम है उसका एक अलग प्रकार का इकोसिस्टम पाया जाता है। उस इकोसिस्टम के प्रकार कौन कौन से हैं, उनके कौन कौन से नियम हैं, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करते हैं पर्यावरण भूगोल के अंदर। फिर बात करते हैं दूसरी जो विषय वस्तु है वो पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियाशीलता। अब क्रियाशीलता का अर्थ होता है, जैसे कि हमने कहा कि जो पारिस्थितिकी तंत्र वो क्या है, वो हमारी एक मशीन की तरफ, मशीन जब चलेगी जब उसके सारे कंपोनेंट काम करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर एक कोई व्हीकल है और व्हीकल को चलाए रखने के लिए हमारे पास कई चीज़ें चाहिए, यानी उसके अंदर पहिए नहीं है तो व्हीकल नहीं चलेगा, उसके अंदर फ्यूल नहीं है तो भी हमारा व्हीकल नहीं चलेगा। इसी प्रकार से
उसके अंतर्गत अगर इंजन गड़बड़ है तो भी हमारा व्हीकल नहीं चलेगा। तो ये इनमें से कोई भी एक चीज खराब है तो हमारा इकोसिस्टम नहीं चलेगा, हमारी गाड़ी नहीं चलेगी। तो ये गाड़ी चलती रहे या इकोसिस्टम चलता रहे तो उसके लिए उसकी एक्टिवनेस जो है जरूरी है। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में हम सौरिक ऊर्जा का इनपुट करते हैं। ये सौरिक ऊर्जा जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है, इसी सौरिक ऊर्जा से जैविक और अजैविक यानी आपके बायोटिक एंड अबायोटिक जो कंपोनेंट्स है वह निवेश के माध्यम से, निवेश का मतलब हो गया कि वह इनपुट के माध्यम से वह क्रियाशील। अब इनपुट क्या डाला जा रहा है, वो सौरिक ऊर्जा डाली जा रही है। अब सौरिक ऊर्जा किस प्रकार से डाली जा रही है, छोटा सा एक उदाहरण मैं दे देता हूँ। ये फ्यूल है, ये इस व्हीकल के अंतर्गत फ्यूल का वर्क करता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि छोटे छोटे पौधे हैं वह सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उसी से ग्लूकोज बनाते हैं, और इन ग्लूकोज जो है या इन जो भोजन जो होता है, इस भोजन का संचरण विभिन्न जो उत्पादक स्तर है उसमें ये एक स्तर से दूसरे स्तर पर पहुंचता है। तो सौरिक ऊर्जा से वहां पर इनपुट प्राप्त होता है और उसके अंतर्गत हम इसका अध्ययन, यानी ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो ऊर्जा का स्रोत हमने कहा सूर्य है। किस प्रकार से ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा का पारिस्थितिकी तंत्र में संचरण का अर्थ होता है कि जो एनर्जी का जो फ्लो है वह एक इकोसिस्टम में किस प्रकार से चलता है। तो ये यहाँ पर एक 10% का रूल लगता है। 10% का रूल का अर्थ होता है कि प्लांट जो है मे बी ये चार्ल्स एल्टन के द्वारा दिया गया था। तो 10% का रूल कहता है कि जो प्लांट है उस प्लांट ने P फॉर प्लांट लिख देता हूँ, प्लांट ने यहाँ से 100% ऊर्जा रिसीव की, लेकिन प्लांट जो है वो एक प्रोड्यूसर है और इस पर जो डिपेंड रहने वाले हैं वो है एनिमल्स। एनिमल्स यानी इसने 100% लिया तो 100 में से 90% तो इसने कंज्यूम किया और 10% जो है आगे की तरफ दिया, एनिमल्स को दिया। तो 10% जो प्लांट्स का था वह एनिमल्स के लिए 100% है, तो एनिमल ने उसका 90% जो यूज किया और 1% आगे दे दिया। तो ये सिस्टम लगातार चलता रहा, यानी जैसे जैसे हम बड़े स्तर पे जाते हैं और जाते हैं ऊर्जा की जो मात्रा है वो लगातार घटती रहती है। फिर पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को भी हम डिटेल से पढ़ेंगे और उत्पादन को भी पढ़ेंगे, यानी उसकी जो प्रोडक्टिविटी जो है वो किस प्रकार की है। यानी जो एक इकोसिस्टम है जो एनर्जी को जनरेट करता है तो वो लगातार जनरेट करता रहे और इकोसिस्टम के सारे कंपोनेंट्स वर्क करते रहे, तो उसको हम उसकी एक्टिविटी भी कहेंगे, क्रियाशीलता भी कहेंगे, और साथ ही साथ उसमें प्रोडक्शन, यानी एक फैक्ट्री के अंतर्गत मशीनें बराबर चल रही है तो नो डाउट वहां पर प्रोडक्शन भी बढ़िया होगा। इकोसिस्टम में पदार्थों का संचरण, पदार्थों का जो संचरण है वो मैं ऊर्जा का यही बता चुका हूँ। यही सिस्टम रहता है कि किस प्रकार से जो ऊर्जा का जो है पदार्थों का संचरण जो है, तो वहां पर आपके उत्पादक हैं जो फर्स्ट या फिर आपके प्रोड्यूसर कह सकते हैं, प्रोड्यूसर आपके प्लांट हो जाएंगे, फिर आपके प्राइमरी और सेकेंडरी टेरिटरी इस प्रकार से कंज्यूमर्स होंगे। तो ये सिस्टम पूरा का पूरा हम आगे की क्लासों में सीखेंगे। फिर है भू-जैव, ये भू-जैव रसायन चक्र, यानी आपके जियो बायो केमिकल जो साइकिल है, किस प्रकार से एक इकोसिस्टम के अंतर्गत एनर्जी या रासायनिक पदार्थों का फ्लो चलता है, तो इसको पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम एक O2 का साइकिल पढ़ेंगे, इसके साथ हम NO2 का साइकिल भी पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इसके अंतर्गत कार्बन का चक्र पढ़ेंगे और कुछ सेडिमेंट्री जो साइकिल है उसको भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये एनर्जी का जो फ्लो है किस प्रकार से चलता है। इसके अलावा एक पारिस्थितिकी तंत्र की जो स्टेबिलिटी है वो किस प्रकार से बनेगी। स्टेबिलिटी का अर्थ होता है कि उसमें किसी प्रकार का कोई हलचल ना हो, वो लगातार चलता रहे, उसमें अस्थिरता ना आए, तो इसके लिए कुछ उपाय या फिर जो आवश्यक एसेंशियल नीड्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तीसरा जो है इसका जो क्षेत्र है वह कालिक पारिस्थितिकी परिवर्तन। कालिक पारिस्थितिकी तंत्र का जो अर्थ होता ये होता है कि जो इकोसिस्टम है और उस इकोसिस्टम में जो पाए जाने वाले पौधे हैं, जो जंतु है, वह किस प्रकार से उसके अंतर्गत उनका उद्भव, यहाँ पर 3 वर्ड लिख देता हूँ कि किस प्रकार से एक जीव उद्भव करता है, उद्भव करने के बाद उसका जो
विसरण विसरण किस प्रकार से होता है? विसरण का अर्थ साधारण शब्दों में कह सकते हैं फैलाव, डिस्पर्सल, और फिर उसके बाद उसका विलोपन शुरू हो जाता है, यानी वो नष्ट होने लग जाती है। तो इस प्रकार से ये एक सिस्टम चलता है। तो किस प्रकार से पौधे और जीव जंतु किस प्रकार से उद्भवित होते हैं, और पौधे और जंतुओं का उद्भव, विश्व में पादप आवरण का क्रम विकास, उसके बाद पादप समुदाय व पारिस्थितिकी अनुक्रम यानी इकोसिस्टम का जो सक्सेशन डेवलपमेंट है उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। किस प्रकार से विभिन्न जातियाँ जो हैं वह, यानी बायो जो हमारा बायोम है, उस बायोम में विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं, वो जीव जंतु है, वो किस प्रकार से जन्म लेते हैं, फैलते हैं और आखिर में नष्ट हो जाते हैं। उनका जो कालिक जो परिवर्तन रूप है उसका हम अध्ययन इसके क्षेत्र के रूप में पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत करते हैं। और उनके साथ साथ में हम विश्व के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे और जीव जंतुओं के बारे में भी अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है स्थानिक पारिस्थितिकी परिवर्तन। स्थानिक पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत हम बात करते हैं कि पौधे और जो जंतुओं का जो वितरण किस प्रकार से होता है, उनका विश्व वितरण, भूमंडलीय स्तर पर विभिन्न प्रकार की जो पारिस्थितिकी जो भिन्नता पाई जाती है, यानी इकोलॉजिकल डिफरेंशिएशन जो पाया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करता है। एक किसी देश या किसी जिले स्तर पर यानी प्रादेशिक या स्थानीय स्तर पर जो इकोलॉजिकल जो डिफरेंशिएशंस जो मिल रहे हैं उनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। इसके अलावा जो ह्यूमन मेड जो इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में ह्यूमन द्वारा ह्यूमन द्वारा इस इकोसिस्टम में कौन कौन से चेंजेस लाए जाते हैं, इकोसिस्टम में विभिन्नता व परिवर्तन के साथ पर्यावरण का किस प्रकार का नियंत्रण रहता है, ये कुछ टॉपिक्स जो होते हैं ये हम पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा पांचवा जो इसका जो विशेष क्षेत्र है वह है भूमंडलीय पर्यावरणीय समस्या। तो उन पर्यावरणीय समस्याओं का अध्ययन करते हैं जो मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होती है। देखिएगा, मानव का जब हस्तक्षेप अपने पर्यावरण के साथ रहता है तो कई प्रकार की समस्याएं जन्म लेती है, और उन समस्याओं के अंतर्गत ओजोन डिप्लीशन हो या फिर ग्लोबल वार्मिंग हो, तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होती है, तो उससे हमारा जो वायुमंडल है उसकी जो रासायनिक संरचना का अर्थ होता है उसका जो कंपोजिशन जो है, तो कंपोजिशन में कुछ निश्चित गैसें जो है समान मात्रा में पाई जाती है, तो वो कंपोजिशन जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो इसके द्वारा मानव द्वारा जनित परिवर्तनों द्वारा यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग होगा, यूवी रेडिएशन का बैलेंस बिगड़ जाएगा, ऊष्मा संतुलन यानी हीट बजट जो है उसमें चेंजेस आएंगे, ग्लोबल वार्मिंग के संकेत देखने को मिलेंगे, जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लग जाएंगे, ओजोन क्षरण ओजोन डिप्लीशन का वर्क होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, वायुमंडल के अंतर्गत विभिन्न जो गैसों की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसके साथ साथ भी कह सकते हैं कि इन सभी समस्याओं की रोकथाम के लिए कौन कौन से इंटरनेशनल जो रिसोर्सेज हमें प्राप्त हुए हैं या इंटरनेशनली कौन कौन से एफर्ट्स लगाए गए हैं, तो उनके सारे के अंदर, यानी न केवल हम पर्यावरणीय समस्याओं का अध्ययन करते हैं बल्कि इसके अंतर्गत हम इन समस्याओं को दूर करने के प्रयास भी करते हैं। इसके अलावा 6 नंबर पर इसका जो उद्देश्य है वो पर्यावरण आपदा यानी हैजार्ड्स एंड डिजास्टर, दोनों अलग अलग है। तो इनके अंतर्गत जो टेरेस्ट्रियल यानी पृथ्वी के ऊपर आने वाले विभिन्न प्रकार की आपदाएं, तो और वायुमंडल के अंतर्गत आने वाली प्राकृतिक आपदाएं, मानव जनित जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे कि कोरोना को ले सकते हैं, कुछ प्रकोप जो है उन सभी को हम शामिल करते हैं। तो इन आपदाओं और प्रकोपों का जो अभिनिर्धारण कैसे आई, किस प्रकार से उनकी सूची बनाना, आपदाओं और प्रकोपों का वर्गीकरण करना, आपदाओं के कारण जानना, परिणाम क्या है, तथा उनको रोकने के लिए या इनकी जो आवृत्ति है उनको कम से कम करने के लिए हम कौन कौन से मैनेजमेंट या उपाय कर सकते हैं के बारे में हम पर्यावरण भूगोल के अंदर जानते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर है कि मनुष्य पर्यावरणीय प्रक्रम, यानी पर्यावरण के जो प्रक्रम है, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में मनुष्य के जो क्रियाकलाप है यानी मनुष्य जो अपना रोल निभाता है, तो वो कितना रोल निभाता है या किस सीमा तक मनुष्य ने पर्यावरण को प्रभावित किया है। तो ये पर्यावरण भूगोल का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाएं बढ़ती है या वो विकास करता है, तो वहाँ पर पर्यावरण जो प्रक्रम है यानी इन्वायरमेंट जो प्रोसेसेस है, तो वहाँ पर बड़े स्तर पर परिवर्तन देखने को आते हैं। तो
वह अपने पर्यावरण के अंतर्गत परिवर्तन लाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि हमारा जो इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम में मिसबैलेंस हो जाता है, अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। तो इनका सभी पॉइंट्स का जो अध्ययन है वह इस पर्यावरण भूगोल विषय के अंतर्गत किया जाता है। तो मनुष्य के साथ जलीय प्रक्रम का अर्थ होता है कि उस मनुष्य के साथ जो महासागर है, छोटे सागर ले लीजिए, सागर, विभिन्न जो छोटी छोटी नदियां हैं, झील है, तालाब है, इनके साथ मनुष्य के क्या संबंध पाए जाते हैं, जो अपक्षय हो रहा है या जो मास मूवमेंट हो रही है। तो इरोजन आपके वेदरिंग एंड मास मूवमेंट के साथ ह्यूमन का क्या रोल है। इसके अलावा मनुष्य द्वारा जो कोस्टल प्रोसेस जो चलती है, वहाँ पर वो मकान बना रहा है या विभिन्न प्रकार के कमर्शियल जो स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो उससे कौन कौन सी प्रॉब्लम। तो इसके अलावा नदी के साथ, ग्लेशियर्स के साथ, मिट्टी के साथ उसके क्या रिलेशंस है, मिट्टी अपरदन और जो अवसाद यानी जो सेडिमेंट्स का जो डिपोजिट होता है उसमें मनुष्य का क्या रोल, यानी मनुष्य के पर्यावरण के साथ किस प्रकार के संबंध हैं, कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है और इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर किए गए हैं और किए जा सकते हैं के बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट 8th जो है वह है पर्यावरण अवनयन। और पर्यावरण अवनयन का अर्थ होता है डिग्रेशन। डिग्रेशन को थोड़ा इस प्रकार से समझिएगा कि जो जिस मौलिक अवस्था में नहीं है, यानी ओरिजिनली उसके अंतर्गत कुछ परिवर्तन आ चुके हैं, तो मतलब उसका डिग्रेशन हो चुका है। तो पर्यावरण का जो डिग्रेशन है उसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं भाग लेती है, इस डिग्रेशन के कारण कौन कौन से हैं। जैसे जैसे हम एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ पर्यावरण में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। हम जो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, वनों को काट रहे हैं, तो उससे हमारे पर्यावरण में क्या परिवर्तन, जलवायु पर संबंधी परिवर्तन हो या तापमान वर्षा संबंधी परिवर्तन हो या अन्य दूसरे मृदा संबंधी परिवर्तन हो, उसके बारे में जानना। इसके अलावा पॉपुलेशन जो इंक्रीमेंट ग्रोथ जो बढ़ रही है उसका हमारे पर्यावरण पर किस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारे रिसोर्सेज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, नगरीकरण बढ़ रहा है, उससे हमारे पर्यावरण में कौन कौन सी समस्याएं जन्म ले रही है, विभिन्न प्रकार की जो उत्पादक जो प्रौद्योगिकी है, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, उससे हमारे पर्यावरण को किस प्रकार से नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा विभिन्न प्रदूषण, वायु, जल, ठोस अपशिष्ट, मृदा और ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ इन सभी प्रदूषणों के नियंत्रण के उपायों के बारे में भी हम इस पर्यावरण भूगोल की विषय वस्तु के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। और लास्ट जो है वो है पर्यावरण प्रबंधन, कि भाई इतना सब कुछ होते हुए भी अगर हम नहीं रोक पा रहे हैं तो कहीं न कहीं जागरूकता की कमी है या लोगों में चेतना की कमी है। तो इसके लिए हम जो मैनेजमेंट है उनकी प्रोसेसमेंट कैसे होती है, इसके अलावा उनकी कौन कौन सी मेथड्स है, कौन कौन सी अप्रोचेज है, उनके साथ हम इस जो इकोलॉजिकल जो रिसोर्सेज है उनको किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं, उनका मैनेजमेंट करना, और जो बायोडाइवर्सिटी है उसको मैनेज करना, तथा हमारा जो बायोस्फीयर रिजर्व्स है उनको हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि किस प्रकार से कोई जो स्पीसीज है, चाहे किसी जीवों का उदाहरण लें या किसी वनस्पति के बारे में बात करें, तो हम उनको किस प्रकार से संरक्षित रख सकते हैं, उनके किस प्रकार से रिस्टोरेशन और उनके पुनर्वर्धन के लिए हम किस प्रकार से प्रयास कर सकते हैं। ये सारी की सारी जो विषय वस्तु है ये इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं यहाँ पर पर्यावरण के लिए यहाँ पर अवबोध शब्द यूज लिया जाता है। अवबोध है पर्यावरण के साथ हमारी जो चेतना है वो किस प्रकार से डेवलप की जा सकती है। पर्यावरण की हम यहाँ पर गुणवत्ता की बात करते हैं कि क्वालिटी ऑफ इकोसिस्टम की बात करते हैं, और उसके इफेक्टिवनेस के बारे में भी बात की जाती है। तो इसके लिए हमारे संसाधनों का वर्गीकरण, उनका संरक्षण करना, उनका मूल्यांकन करना और उनके संरक्षण के विभिन्न उपाय करना, तो ये सभी जो विषय वस्तु है वह पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत रखी जाती है। तो पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत हमने पढ़ा कि मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, पर्यावरण के साथ होने वाली समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, उस इकोसिस्टम की बात की जाती है, इकोसिस्टम में विभिन्न रासायनिक चक्रों की बात करते हैं, एनर्जी फ्लो की बात करते हैं, इकोसिस्टम की एक्टिवनेस, उसकी प्रोडक्टिविटी तथा उसकी इफेक्टिवनेस के बारे में अध्ययन किया जाता है, विभिन्न जंतुओं के उद्भव, विकास और विलोपन के बारे में बात करते हैं, पर्यावरण प्रबंधन की बात करते हैं, संसाधनों के संरक्षण, पर्यावरण अवबोध, चेतना, गुणवत्ता और प्रभाव आकलन की बात करते हैं। तो ये पूरी की पूरी विषय वस्तु है जिसका अध्ययन हम पर्यावरण भूगोल जैसी विषय वस्तु को है उसके अंतर्गत करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।